तो आज हम लोग डीएनए और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की यहाँ पे बात करें तो डीएनए बेसिकली एक न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये जो टर्म था, टर्म न्यूक्लिक एसिड, ये किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय अ जर्मन पैथोलॉजिस्ट जिनका नाम था रिचर्ड ऑल्टमन, और ये टर्म इन्होंने दिया था 1889 में। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिकली दो टाइप के हैं, एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तो रही बात न्यूक्लिक एसिड टर्म की। अगर हम स्पेसिफिकली डीएनए के डिस्कवरी की बात करें तो डीएनए वॉज डिस्कवर्ड, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर जो है वो बेसिकली एक स्विस बायोकेमिस्ट थे, और इन्होंने 1868 में डीएनए की डिस्कवरी की थी। डीएनए, जैसा कि हमको मालूम है कि इट इज द मेजर स्टोर हाउस कहें या सोर्स कहें, दोनों चीज़ें यहाँ पे लागू होती हैं। इट इज़ द मेजर स्टोर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब सवाल ये है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है और ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है। सेल को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो जानकारियाँ चाहिए होती हैं वो डीएनए के पास होती है, और उन जानकारी से सेल करती क्या है? सेल उस जानकारी का उपयोग करके अपने लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब सिंथेसाइज करती है। अब दूसरा रोल जो डीएनए का हम जानते हैं, चूंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस है ये, तो इसीलिए डीएनए किस तरह से एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हो गया? इट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड विद इन इट। जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट करता है, इसीलिए इसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। इसका जो पहला एविडेंस या पहला सबूत था वो कैसे आया? वो आया फर्स्ट एविडेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन एक बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकॉकस, या जिसको डिप्लोकॉकस भी कहते हैं, न्यूमोनी। तो स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी ये जो बैक्टीरिया था, इस पे जब एक्सपेरिमेंट हुए तो ये पता चला, ये मतलब एक तरह से पहला एविडेंस था। एक्चुअल में ये फुल प्रूफ नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिस्ट्स उसको एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को वेरीफाई करने में जुटे थे और बहुत ज़्यादा उसे संतुष्ट नहीं थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इट वॉज परफॉर्म बाय, अब इस एक्सपेरिमेंट की जो भी डिटेल्स हैं वो हम लोग थर्ड सेमेस्टर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल मेंशन करना जरूरी है क्योंकि डीएनए की बात हो रही है। तो दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था।
इसके अलावा कई मेजर डिस्कवरीज हैं जो डीएनए के स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करने में बहुत अहम रोल निभाती हैं। जैसे एक साइंटिस्ट थे फिशर। तो फिशर जो थे, इन्होंने 2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आइडेंटिफाइड 2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे ये कौन से थे? प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन। और ये काम इन्होंने किया कब था? 1880 में इन्होंने किया था। अब हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है? सपोज करिए ये एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जब हम कुछ भी इंडिकेट नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। चूंकि सिर्फ एक टाइप का एटम यहाँ पे प्रेजेंट है इन द एंटायर रिंग, तो इसलिए ये रिंग कहलाती है होमोसाइक्लिक। होमो मतलब सेम। लेकिन अगर यहीं कार्बन के साथ यहाँ पे दूसरे एटम भी रिंग में प्रेजेंट हों, जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, इन जगहों पे कार्बन है और दूसरी जगह पे नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, तो चूंकि यूनिफॉर्मिटी खत्म हो गई है, इसीलिए अब इसको हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो इसी तरह के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं प्यूरीन और पिरिमिडीन, जिसकी डिस्कवरी फिशर ने की थी। इसके बाद इस दिशा में और आगे डिस्कवरीज हुई। तो एक साइंटिस्ट थे कौशल। कौशल ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि 2 टाइप के पिरिमिडीन्स और 2 टाइप के प्यूरीन्स जो है वो डीएनए में पाए जाते हैं। कौशल ने बताया कि 2 पिरिमिडीन्स, और ये जो पिरिमिडीन्स थे ये कौन कौन से थे? साइटोसिन एंड थाइमीन। और साथ ही साथ 2 प्यूरीन्स, और ये प्यूरीन्स कौन कौन से थे? एडेनिन एंड गुआनिन। ये प्रेजेंट हैं डीएनए में। और इस काम के लिए, इस डिस्कवरी के लिए कौशल साहब को नोबेल प्राइज मिला 1910 में। तो इसका मतलब कि डीएनए का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर हम देखेंगे अभी कि बाद में निकल के आया 1953 के आसपास, उससे पहले ये सब केमिकल एनालिसिस डीएनए की हो चुकी थी, जिसके बेसिस पे डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना आसान हुआ। तो और आगे बढ़ते हैं। अब एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, लेविन। लेविन जो थे, इन्होंने क्या पता लगाया? ही आइडेंटिफाइड द प्रेजेंस ऑफ, या यूं कहें एक्चुअली में इन्होंने एक तरह से डिस्कवरी की थी द प्रेजेंस ऑफ राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो कि एक पेंटोज शुगर होती है, यानी कि 5 कार्बन की बनी होती है, इन न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स में राइबोज शुगर की प्रेजेंस का पता लगाया इन्होंने उसी साल जिस साल कौशल को नोबेल प्राइज मिला था, यानी 1910 में। बाद में लेविन साहब ने यह भी पता लगाया कि एक और पेंटोज शुगर होती है जिसको हम डिऑक्सीराइबोज कहते हैं। डिऑक्सीराइबोज और फॉस्फोरस is also present in nucleic acid.
तो लेविन ने सबसे पहले राइबोज शुगर के बारे में पता लगाया कि ये प्रेजेंट होती है न्यूक्लिक एसिड में। देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड इन जनरल की बात हो रही है, अभी डीएनए और आरएनए को स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है। न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है जिसका केमिकल एनालिसिस किया जा रहा है, तो उसमें इनको सबसे पहले राइबोज शुगर पता चली। उसके बाद डिस्कवरी उन्होंने जारी रखी, तो बाद में इनको डिऑक्सी राइबोज और फॉस्फोरस भी उसमें मिला। तो इस तरह से ये साइंटिफिक डिस्कवरीज जो है वो आधार बनी डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने का। तो बेसिकली हमको डीएनए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पता करना है इस लेक्चर में। तो अब हम आते हैं प्रॉपर डीएनए मॉलिक्यूल पे। तो डीएनए बेसिकली है क्या? डीएनए को शॉर्ट टर्म हम अगर देना चाहें तो इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हो गया कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर का मतलब क्या हो गया? कई सारे मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ते हैं तो एक पॉलीमर बनता है। अब अगर इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें, चूंकि कई सारे न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर डीएनए बना है, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में अगर हम जान लें तो हमको पता चल जाएगा कि ओवरऑल डीएनए में क्या प्रेजेंट है। तो हर एक न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 3 चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड जो है वो बना होता है। लेट्स सी वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहला एक नाइट्रोजनस बेस होता है, इसके बाद एक पेंटोज शुगर होती है, और जाहिर सी बात है फॉस्फेट ग्रुप होता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियोटाइड तैयार होता है। अगर इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट यहीं पे कर दें तो नाइट्रोजनस बेसेस अभी हमने आपको बताया ये 2 टाइप के होते हैं, एक प्यूरीन और दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरीन के टाइप्स भी हमने आपको बताए, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन्स के टाइप की अगर हम बात करेंगे तो ये हैं साइटोसिन, थायमीन, और एक और होता है यूरासिल। तो थायमीन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, जबकि यूरासिल जो है सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। पेंटोज शुगर की अगर हम बात करें तो पेंटोज शुगर भी हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक होती है राइबोज शुगर और दूसरी होती है डिऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज जो होती है वो पाई जाती है आरएनए में और डिऑक्सी राइबोज पाया जाता है डीएनए में। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कॉमन होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए, ये दोनों में पाया जाता है। और बेसिकली ये फॉस्फेट ग्रुप आता कहाँ से है? इट कम्स फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4। तो इस तरह से इतने केमिकल्स मिलके या इन केमिकल्स में से कुछ केमिकलों का कॉम्बिनेशन मिलके जो है वो तैयार करता है एक न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें आगे और हम बढ़ते हैं। लेट्स सी, जो टर्म हमने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया इज इक्वल टू बेस, यानी वही नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। अगर इसमें से फॉस्फेट हटा दिया जाए तो क्या होगा? तब जो स्ट्रक्चर बना होगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, यानी न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू बेस प्लस शुगर।
यही पेंटोज शुगर की बात हो रही है। या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को किस तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। या आप इस फॉस्फेट को इधर भी ला सकते हैं और तब इक्वेशन बनेगी कि न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम इसका एक स्ट्रक्चर अगर देख लें तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग जितने भी बेसिस हैं उनका स्ट्रक्चर देखें ताकि चीज़ें और क्लियर हों। तो लेट्स सी, यस, तो ये एक इमेज है जिसके थ्रू हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए पिरिमिडीन जो है ये कैसी आपको नज़र आ रही है। ये बेसिकली सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। तो अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दें तो दैट विल बी मच बेटर कि प्यूरीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है डबल रिंग, यानी दो रिंग्स मौजूद होती हैं, जबकि पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। लेट्स कम बैक। अब यहाँ पे देख के स्ट्रक्चर साफ साफ समझ में आ रहा है कि पिरिमिडीन में एक रिंग है और प्यूरीन में दो रिंग हैं। अगर हम पिरिमिडीन्स की बात करें तो हमारे पास साइटोसिन और थाइमीन, ये दो टाइप के पिरिमिडीन्स जो है वो प्रेजेंट हैं डीएनए में। उसी तरह से प्यूरिन्स की अगर हम बात करें तो एडेनिन और गुआनिन दो टाइप के प्यूरिन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको ड्रॉ करके कायदे से याद रखना है, तभी आप डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली डीएनए कैसे फॉर्म होता है। ये तो रहे बेसिस के स्ट्रक्चर, ठीक। अब यहीं पे अगर हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो उसको हम देखते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड हमने अभी आपको बताया कि ये बेस और शुगर से मिलके बनता है। पेंटोज शुगर जो होती है उसमें जाहिर सी बात है 5 कार्बन होंगे। तो दिस इज अ पेंटोज शुगर, OH HH CH2। ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। अब इसको डीऑक्सी कह क्यों रहे हैं ये चीज़ भी आप अच्छे से समझ लीजिए। जब हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं यहाँ पे तो नंबरिंग स्टार्ट होती है इस कार्बन से। तो ये हो जाएगा 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और ये कार्बन 5 प्राइम। तो 5 कार्बन हो गए पेंटोज शुगर के। अब एक्चुअली में अगर हम राइबोज शुगर यहीं पे बना के कंपेयर करें तो राइबोज शुगर जो होती है वो बेसिकली एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा उसमें प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। सिमिलरली हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। तो बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी यहाँ पे, लेकिन जो सेकंड कार्बन है यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा,
जबकि यहाँ पे हमको H मिल रहा है सिंपली। तो इसको अगर हम हाईलाइट करें या इंडिकेट करना चाहें तो यहाँ पे H है, जबकि यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। किसके केस में? राइबोज शुगर में। यहाँ भी 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। दिस विल बी राइबोज शुगर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 प्राइम कार्बन से अगर ऑक्सीजन हटा लिया, डीऑक्सी कर दिया, तब वो डीऑक्सी राइबोज शुगर में कन्वर्ट होगी। इसीलिए इसको ज़्यादा एक्यूरेटली हम लोग 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। तब इसका नाम और अच्छे से क्लियर होता है इस शुगर का। तो ये हो गई पेंटोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गई। अब इस शुगर से हमको एक बेस जोड़ना है, तभी न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो लेट्स ऐड अ बेस। तो सपोज यहां पे हम एक प्यूरीन बेस जोड़ रहे हैं, तो दिस विल बी द नाइट्रोजन एटम। अब ध्यान दीजिए कि कार्बन नंबर 1 शुगर का नाइट्रोजन नंबर 9 ऑफ बेस से जुड़ा है। यानी कि ये जो बॉन्ड बना, ये बेसिकली एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है C19। एक्चुअली में ये हम नंबरिंग इसकी कैसे करते हैं, अगर आपने पिछला डायग्राम प्रैक्टिस किया तो आपको याद रहेगा। ये नंबरिंग होती है लाइक दिस 1 2 3, ये वाला कार्बन 4, ये 5, दिस इज 6 4 5 6 एंड दिस इज 7। एक यहाँ पे कुछ कम दिख रहा है, एक, अच्छा यस यस यस, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 6 और this will be 7, this will be 8 and this is 9। तो एक्चुअली में ये N9 और ये C1 कार्बन 1, ये दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। इसीलिए ये बॉन्ड कैसा है? C1N9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यानी कि बेस और शुगर में ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब ये स्ट्रक्चर क्या तैयार हो गया? दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड अ न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर हमें इसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? बहुत आसान है। इस वाले यानी 5 प्राइम कार्बन पे हम क्या जोड़ देंगे? एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देंगे। तो इस वाले कार्बन पे अगर हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच करते हैं तो लेट्स सी, यस, इसी से हमको करना है अटैच। दिस विल बी O P देन O अब यहां पे माइनस चार्ज रहेगा, इसको OH भी लिख सकते हैं प्लस, लेकिन H प्लस जो है वो हट जाता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस चार्ज। सिमिलरली हियर ऑल्सो माइनस चार्ज, अगर कुछ और इससे नहीं जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप, ये पूरा क्या है? दिस विल बी फॉस्फेट ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑल्दो हमने ऊपर न्यूक्लियोसाइड लिख दिया, तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि इतना पोर्शन जो है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी कि अप टू बेस, ये हमारा है न्यूक्लियोसाइड।
और पूरा अगर हम ले लें लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, तब ये तैयार हो जाएगा। एक सेकेंड, like this, then it will be called as nucleotide। तो इस तरह से हमको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जब इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करें तो हम समझ पाएँ कि एक्चुअली में डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है।